नमस्कार, आप देख रहे हैं नव समाचार। मैं हूं रमाकांत उपाध्याय। पूरे देश के अंदर लोकसभा चुनाव को लेकर बिगुल बज चुका है। आचार संहिता भी लगी हुई है, कई जगह उल्लंघन की चर्चाएं भी हो रही हैं और उसका पालन भी किया जा रहा है। उसी कड़ी में कांग्रेस पार्टी ने अखिल भारतीय किसान कांग्रेस ने अभी अपना गठन तैयार किया है। संगठन को मजबूत करने के लिए लोगों को नियुक्ति दी है। उसी कड़ी में आज हमारे साथ राष्ट्रीय प्रवक्ता कांग्रेस किसान के हमारे बीच में मौजूद हैं। कैसे देख रहे हैं आज कांग्रेसों की स्थिति? और सबसे पहले आपको नए दायित्व की, नई जिम्मेवारी की आपको बहुत सारी शुभकामनाएं, बधाई। धन्यवाद। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इस नई जिम्मेदारी को लेने के बाद मैं अपने जो मेरे अखिल भारतीय किसान कांग्रेस के राष्ट्रीय चेयरमैन हैं सुखपाल सिंह खेरा जी, हमारी कांग्रेस की नेता पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, हमारे कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन जी और हमारा जितना भी शीर्ष नेतृत्व है, मैं उन सभी का आभार व्यक्त करता हूं कि इतनी एक अहम जिम्मेवारी का जो काम उन्होंने मेरे जैसे एक गैर राजनीतिक पृष्ठभूमि के एक सामान्य कार्यकर्ता को जो इस जिम्मेवारी के लायक समझा, तो मैं उनको पूरा भरोसा दिलाता हूं कि मैं इस दायित्व को अपनी पूरी कर्तव्य निष्ठा के साथ मैं इसका पालन करूंगा। और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपके चैनल के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। उसमें आपने जैसे ही आपके पास दायित्व जिम्मेदारी मिलती है तो वहाँ पर गारंटी की बात की जाती है किसानों की। जिस प्रकार से किसान की आवाज़ राहुल गांधी ने, जो लोकतंत्र का मंत्र है सदन, उसके अंदर भी उन्होंने आवाज़ उठाई थी कि एमएसपी जो है वो किसानों के लिए एक तरह से पॉइजन की तरह काम करेगा। तो कैसे दिख रहे हैं? उस पर भी गारंटी की बात हुई आपकी, आपकी लोन भी उस पर भी चर्चा हुई, मिनिमम प्राइस पे। तो उस पर थोड़ा सा बताइए, क्या क्या गारंटी आपने उस पर दे रहे हैं? देखिए, हमारे जो कांग्रेस के नेता हैं आदरणीय राहुल गांधी जी द्वारा किसान न्याय गारंटी की जो बात हुई सदन के अंदर भी उन्होंने बोला, और हमारी जब भी सरकार, हमारी कांग्रेस की सरकार देश प्रदेश के अंदर जब भी बनती है 2024 के अंदर, जैसे कि हम अभी इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, तो हम पहली कलम से किसानों के लिए स्पेशल उन्होंने बोला है कि हम किसान न्याय गारंटी को लेकर 5 चीज़ों को लागू करेंगे। सबसे पहले हम एमएसपी को लेकर कि किसानों की जो फसल है उनको मिनिमम एमएसपी का प्राइस मिले, एक आयोग का गठन हो जिसके तहत हम किसानों को उसकी सही दाम की व्यवस्था हो। उसमें कोई भी कंपनी, कोई भी प्राइवेट कंपनी किसानों की फसल को उस एमएसपी के प्राइस से नीचे ना खरीद सके, इसके लिए उसका गठन होगा। स्वामीनाथन आयोग की जो रिपोर्ट आई है उसको लागू किया जाएगा। दूसरा, जो किसान के ऊपर कर्जा, और जिस कर्जे की वजह से आज किसान मेरे ख्याल से पूरे देश में हर कोने में आज इस स्थिति में है कि सरकार की तरफ जिस विश्वास के साथ उन्होंने सरकार को बनाया था, तो ये धोखा देने का काम किया है हमारे अन्नदाताओं को, देश के अन्नदाताओं का। उस कर्जे को माफ़ करेगी हमारी सरकार, कांग्रेस की सरकार सत्ता में आते ही। तीसरा, एक आयात निर्यात के लिए उस किसान को उनको कंफर्टेबल हो, वो इस पॉलिसी को लाया जाएगा कि उनकी फसल का आयात या निर्यात बड़े अच्छे तरीके से किसानों को इसका फ़ायदा मिले। चौथी, जो उनकी फसल ख़राब होती है उसका जो मुआवजा है, जो इन्होंने बीमे की एक योजना चलाई थी, वो नाकारा साबित हो रही है। किसानों को कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, उससे किसानों को कुछ मिल भी नहीं रहा। तो हमारे नेता ने ये कहा कि उस फसल का बीमा डायरेक्ट उनके खातों में ट्रांसफ़र किया जाएगा। दूसरी बात, अगर देखा जाए कि लोकसभा सीट जिस प्रकार से वितरण हो रही है पूरे देश के अंदर, अब कहीं ना कहीं कांग्रेस अभी पीछे है। आपके अगर देखा जाए कि गुरुग्राम में भी लोकसभा सीट की बात की जाती है, वहाँ पर राव इंद्रजीत को फिर यहाँ पर तीसरी बार फिर टिकट भाजपा देती है। परंतु अभी तक कांग्रेस अभी यहाँ पर अपने प्रत्याशियों को, उम्मीदवारों को अभी सामने नहीं लेके आई है, नाम सामने नहीं आ रहे हैं। तो कहीं ये तो नहीं गुटबाजी चल रही है, उसके कारण ये सामने अपने अपने लोग रख रहे हैं और कोई ऐसा मजबूत कैंडिडेट आपको नहीं मिल पा रहा है? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, हर राजनीतिक पार्टी की अपनी एक प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया के तहत ही बहुत जल्द हमारा कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं लोकसभा के, तो बहुत जल्द उतरेगा मैदान में। और ऐसा नहीं है, कोई गुटबाजी नहीं है, ये तो
सब आप लोगों के द्वारा चलाई गई बातें हैं। कांग्रेस बड़ी मजबूत स्थिति के साथ देश प्रदेश के अंदर बहुत मजबूत स्थिति के साथ जो है चुनाव लड़ने जा रही है और 2024 के अंदर हम सरकार बनाने जा रहे हैं। आप सरकार बनाने की बात कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोगों का कहना है कि उनका जो शीर्ष नेता लोग हैं वो खुद ही चुनाव लड़ना चाहते हैं। वो डर रहे हैं कि हम हार जाएंगे। नहीं, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। देखिए, हमेशा हर आदमी चुनाव नहीं लड़ सकता। कभी किसी के एज का फैक्टर होता है, कभी किसी के स्वास्थ्य का कोई फैक्टर हो सकता है, और ऐसा नहीं है कि चुनाव लड़ने की स्थिति में नहीं है या चुनाव नहीं लड़ रहे, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो भी, देखिए मैंने कहा ना कि जैसे कि हमारी पार्टी की एक प्रक्रिया है और जो जिस सीट पे हमें लगेगा, हमारी पार्टी का शीर्ष नेतृत्व इसका फैसला करेगा। उस उम्मीदवार को जिस सीट पे जो उम्मीदवार उनको लगेगा उस उम्मीदवार को उस सीट पर उतारेगी। और बहुत मजबूती के साथ, देखिए कांग्रेस, बीजेपी को अगर इस सत्ता से हटाना है तो कांग्रेस ही देश के अंदर एक ऐसी पार्टी है जो इनको सत्ता से हटा सकती है। साथ में अभी आप देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन बॉन्ड को लेकर पूरे देश की ही नहीं पूरे इंटरनेशनल पर इसकी चर्चा है कि कहीं ना कहीं ये एक तरह से इसको इसको ये नहीं कहा जाए, चंदा नहीं कहा जाए, इसको एक तरह से वसूली भी कहा जाए, ऐसे लोगों के बयान भी सामने आ रहे हैं। आप कैसे देख रहे हैं? आप प्रवक्ता हैं और कांग्रेस ने भी इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के तहत कई लोगों से 11% पैसा लिया है। देखिए, हमारे पार्टी का जो रेशो जो निकल के आया है वो सिर्फ 11% जो है इलेक्ट्रोल बॉन्ड का आया है। बीजेपी जो सत्तासीन पार्टी है उसका 56% आया है। तो आप ये देखिए कि इलेक्ट्रोल बॉन्ड का भी अच्छा, इन्होंने अभी पूरी इन्फॉर्मेशन भी नहीं दी है। ये तो सुप्रीम कोर्ट का दबाव है जो इतना थोड़ा बहुत भी जो निकल के आया है, और अभी भी ये पूरी जो इन्फॉर्मेशन है ये नहीं दे रहे हैं। तो मेरा ये कहना है, और देखो एक तरफ ये सुप्रीम कोर्ट की पहल पे ये चीज़ सामने आई है, लेकिन ये हमारे क्या कर रहे हैं, हमारे साथ इस लोकतंत्र की हत्या हो रही है। जैसे कि आज आपको पता होगा हमारे अकाउंट फीस को लेकर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। देखिए, ये मुझे लगता है इन्होंने कांग्रेस पार्टी के अकाउंट फ्रीज नहीं किए हैं, ये उन्होंने देश की डेमोक्रेसी को, लोकतंत्र को फ्रीज किया है हमारी नज़रों में। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में ये जितने भी ये सरकारी, देखिए ये क्या कर रहे हैं, सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग कर रहे हैं। क्या हमारी ही पार्टी पूरा डाटा देगी? हमारे ही खातों की जांच होगी? क्या सत्तासीन पार्टी ने अपना चुनावी पूरा खर्चे का ब्यौरा क्या दिया है या आईटी डिपार्टमेंट ने मांगा है? देखिए 0.7 समथिंग का जो है हमारे ऊपर पेनल्टी, एक अनियमितता थी, एक डिस्टर्ब, वो जो एक पेनल्टी लगनी थी 0.7 का एक फिगर था, उसका 14 लाख समथिंग का 7 साल पहले एक नोटिस आया था। अब इन्होंने उसको बढ़ा के 210 करोड़ का बना दिया है। वो क्या कहेंगे आप इसको? ये एक तरीके से तानाशाही है। 115 करोड़ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बैंक के अफसरों को प्रेशर करके 115 करोड़ ट्रांसफ़र करा लिया। आप ये देखिए, लोकसभा का चुनाव है, आप समय देख रहे हैं। लोकसभा के चुनाव के एंड वक्त पर देश की एक मजबूत और अहम पार्टी के साथ इस तरीके का व्यवहार करना लोकतंत्र की हत्या के बराबर है। अच्छा, ये जिस प्रकार से कभी आरोप आईवाईसी और जिस प्रकार से एनएसयूआई ने जगह जगह धरना प्रदर्शन किए कि हमारे अकाउंट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने फीस तो किया है, साथ में ही उसमें से पैसे भी निकाले, ये कितने तथ्य के आधार पर सत्य है? नहीं, सत्य है बिल्कुल। इन्होंने बड़ा प्रेशर किया और बैंकों के ऑफिसर्स और आईटी डिपार्टमेंट के लोगों ने जाकर उनको प्रेशराइज करके और 115 करोड़ रुपया देके जे हमारे जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, उनका दिया हुआ पैसा है। हम सबने सहयोग किया है पार्टी के अंदर। एक छोटे से छोटे कार्यकर्ता ने एक 5 रुपए से लेकर और बड़े अमाउंट तक सभी लोगों ने पार्टी में जो है पैसा दिया है। तो हम चुनाव, बताइए, हम अपने, अब इस लोकसभा चुनाव हमारे सर पे है, आचार संहिता डेट लागू हो गई है, अनाउंस हो गई है, कैसे चुनाव लड़ेंगे? हम अपने उम्मीदवार के लिए पैसा नहीं दे सकते, हम विज्ञापन के लिए पैसा नहीं दे सकते, पैसा तो लगेगा चुनाव के अंदर। पार्टी कैसे जो चुनाव, तो ये पार्टी को ख़त्म करने की जो साजिश बीजेपी द्वारा की जा रही है, जनता इस बात को समझ रही है और ये
नाकाम रहेंगे इस कोशिश में, ये सफल नहीं हो पाएंगे। भाजपा ने नारा दिया है 400 पार। क्या लग रहा है इस बार जिस प्रकार से इलेक्ट्रो बॉन्ड को लेकर अब चर्चा पूरे राज्यों में जिस प्रकार से फैल रही है, तो कहीं ना कहीं आपके आलोक शर्मा प्रवक्ता जी बोलते हैं चैनल पे कि अब कहीं ये नहीं हो जाए कि कहीं 40 पर ही लटक जाए। बिल्कुल, मैं वही कहने जा रहा था कि इलेक्ट्रोल बॉन्ड में तो ये खुद ही फंस गए। इलेक्ट्रॉन बोर्ड तो ये सुप्रीम कोर्ट की पहल पे निकल के आया है और ये चाहते नहीं है, ये उसका पूरा डाटा देना नहीं चाहती है सरकार, क्योंकि कहीं ना कहीं उसमें कलई खुलती है इनकी कि ये क्या कैसे इन्होंने ब्लैकमेल किया, इनकी एजेंसियों के द्वारा इन्होंने कैसे ब्लैकमेल कराया, पहले रेड कराई, उसके 3 दिन बाद ही फिर उस कंपनी से इनके अकाउंट में इलेक्ट्रोल बॉन्ड का पैसा आया। तो दर्शाता है कि इन्होंने कैसे ब्लैकमेल किया अलग अलग संस्थाओं के माध्यम से। तो मैं वही कह रहा हूँ कि ये बहुत ही खतरनाक है इस देश के लिए, इस देश की राजनीति के लिए, इस देश के लोकतंत्र कांग्रेस के पास लिए। पैसा नहीं है। राहुल गांधी ने कहा कैसे चुनाव लड़ेंगे। अगर आपके घर में अगर अकाउंट आपका फ्रीज कर दिया जाता है, वही आपका पैसा होता है, तो आप कैसे चुनाव लड़ेंगे? इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, अब उसकी जो प्रक्रिया है, कानूनी प्रक्रिया, हम उसको कर रहे हैं। हमारे जो शीर्ष नेतृत्व है बिल्कुल सबसे विचार विमर्श करके अपने लीगल सेल से उस तरीके से हम कोर्ट जा रहे हैं, कोर्ट जाके हम इसको करवाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये देखिए ना, एक पुरानी देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस पार्टी ने क्या नहीं किया। कांग्रेस पार्टी ने इस देश को आज़ादी कराने के अंदर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस बताइए कौन सी पार्टी के नेता या लोग हैं जो शहीद हुए इस देश के लिए? आप मुझे एक नेता का, एक पार्टी का नाम बता दीजिए कांग्रेस के अलावा। क्या आप दे सकते हैं मेरे को कोई नाम? या मैं बीजेपी सरकार से ही पूछता हूँ कि उनकी पार्टी का एक नेता जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई में कोई योगदान रहा हो देश के अंदर? तो ये इसी से दर्शाता है कि ये लोग कितने देश के प्रति कितने वफादार हैं, जब उनकी पार्टी का कोई नेता। तो बताते हैं सावरकर जी ने दिया है, बहुत बड़ा योगदान दिया है। देखिए, सबको पता है कि जिस आदमी ने जेल के अंदर रह के माफ़ी मांगी हो, चिट्ठी लिखी हो अंग्रेज सरकार को कि मुझे जेल से निकालिए, मेरे को इस जेल से निकालने का आप जो भी आप शर्त रखेंगे, मैं आज़ादी की लड़ाई में पार्ट नहीं लूँगा, हिस्सा नहीं लूँगा, मुझे इस देश की लड़ाई का कोई लेना देना नहीं है। तो ये सब तथ्य पे आधार है, ये सब क्या लग रहा है है। इस बार इंडिया अपनी सरकार केंद्र में बना पाएगी? नहीं, बिल्कुल बनाएगी। हमारे इंडिया का जो गठबंधन है बहुत ही स्ट्रांग है और सभी पूरे देश के अंदर ये गठबंधन बहुत ही अच्छे तरीके से मजबूती के साथ लड़ने जा रहा है 2024 के अंदर। लास्ट सवाल मेरा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु में राहुल गांधी पर आरोप लगाया कि उन्होंने शक्ति को लेकर जो चर्चा की है, नारी शक्ति को लेकर उसको बयान दिया है। उन्होंने कहा कि, और फिर उसके बाद उन्होंने अपना, राहुल गांधी ने स्पष्टीकरण भी सोशल मीडिया पर दिया है। इसको आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, ये इनकी आदत है, ये बीजेपी की आदत है सरकार की। वो हमारे हर बयान को लेकर, हर वक्तव्य को लेकर वो तोड़ मरोड़ के अपने अकॉर्डिंग उसको ढाल लेते हैं, फिर उसको पेश करते हैं। देखिए, रही बात नारी शक्ति की, तो कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जिसने पहली देश के अंदर महिला प्रधानमंत्री दी, पहली ऐसी पार्टी है जिसने देश के अंदर पहली महिला राष्ट्रपति दी, पहली ऐसी पार्टी है कांग्रेस पार्टी जिसने इस देश के अंदर लोकसभा सदन के अंदर पहली दलित महिला को स्पीकर बनाया। ये बात करते हैं नारी शक्ति की। इन्हीं के पार्टी के लोग कैसे कैसे आरोपों में नारी शक्ति के खिलाफ संलिप्त पाए जाते हैं, उनको ये क्लीन चिट दे देते हैं, क्या नाम, टिकट देते हैं, अभी टिकट देते हैं, उनको सपोर्ट करते हैं। अभी हमारी हरियाणा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा है, उसको कैसे देख रहे हैं? बेटी बचाओ, वो साकार हो रहा है? अभी हमारी हरियाणा की बेटियां बैठी थी, आप बताइए, ब्रिजभूषण जो है इनका बीजेपी का ही, और सपोर्ट किया उन्होंने, क्या किया उसके खिलाफ? आज उन्होंने उसके खिलाफ क्या किया? वो आज भी आराम से घूम रहा है। हमारी बेटियों के ऊपर प्रेशर किया गया, उन्हें ब्लैकमेल किया गया, उनके ऊपर प्रेशर किया गया, प्रदर्शन खत्म करो। तो यहीं से पता लगता है नारी शक्ति का कितना सम्मान करते हैं। ऐसा नहीं है, ये सिर्फ जुमलेबाजी है और लोगों को गुमराह करने की। ये तथ्यों पे बात नहीं करते। ये देश के अंदर लड़ाई जो जिस चीज़ की है, आम जनता भूखमरी है, बेरोजगारी है, कितनी नौकरियां, ये वायदा जो इनके घोषणा पत्र था पिछली बार, आप ये बताइए इन्होंने अपने घोषणा पत्र की एक भी चीज़ को क्या पूरा किया इन 5 सालों में? पूरे 10 सालों के अंदर इन्होंने पेट्रोल क्या सस्ता कर दिया, गैस सिलेंडर के दाम सस्ते कर दिए, रोजगार कितने दे दिए? ये बताएं ना, इन चीज़ों पे बात करें। ये इन चीज़ों पे बात नहीं करते क्योंकि ये दे ही नहीं सकते इन चीज़ों पे बयान। ये बात करते हैं राहुल गांधी जी ने क्या कहा, कांग्रेस के नेता ने क्या कहा,
अरे आप बात करिए ना, देश में जो समस्याएं हैं उनके ऊपर बात करिए, आपने कितना विकास किया उन पे बात करिए। कि जुमलेबाजी कब तक अब नहीं चलने वाली, देश की जनता समझ चुकी है और अपने वोट की चोट के जरिए 2024 में सरकार बदलने का काम करने जा रही है। हमारे साथ नेशनल स्पोक पर्सन अमित भारद्वाज जी मौजूद हैं। जिस प्रकार से अमित भारद्वाज जी ने आज बताया कि देखा जाए पूरे देश के अंदर जो महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार, पेट्रोल को लेकर दामों का बढ़ना, सिलेंडर, रसोई गैस के जिस प्रकार से बढ़ना, तो इन पर चर्चाएं नहीं होती हैं। बात होती है कि धर्म पर राजनीति की जाती है। साथ में उन्होंने कहा कि आज राहुल गांधी और कांग्रेस पर निशाना साधने के अलावा उनके पास दूसरी कोई चर्चा नहीं है। इसीलिए अब ये जुमलेबाजी नहीं चलेगी। 2024 में कांग्रेस केंद्र में सरकार बनाने जा रही है। नव समाचार के लिए रमाकांत उपाध्याय, गुरुग्राम। धन्यवाद।